चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 11 का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इसमें हम सामाजिक संस्थाओं को समझेंगे। परिचय देखें तो यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चाओं से आरंभ होती है और हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती है, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह ही नहीं होती जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती है जो प्रतिबंधित या अनियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती है। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहद या परिवार की तरह लघु हो सकती है। इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा, जो और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। और इस अध्याय में वो कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिन्हें में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, उसके बाद राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं शिक्षा होती है और इनका संक्षिप्त वर्णन भी किया गया है। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित या निरंतर कार्य चालक को इन नियमों को जाने बिना समझ नहीं जा सकता। और संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती है। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है और वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में ही माना है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भूमिकाएं और विरोधाभास होता है। हमारा परिचय प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोणों से भी कराया गया है और हमने यह भी देखा कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, अब जैसी स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकार्यवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्य और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों को भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है और इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने की मिलती है, जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं का उदाहरण है। और एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता के समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है और सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानून या शैक्षणिक हो, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, उसके हित में प्रचालित होती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं और यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती है। जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकेंगे कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती है तथा अवसर भी प्रदान करती है। और आप यह भी देखेंगे कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है, या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधाएं प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्थाएं नहीं दिखती होगी और प्रायः हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं और कोई और सामाजिक संस्थाएं इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए, जैसे कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। और उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार यानी निजी क्षेत्र में परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक यानी सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है। और यह आपको पुनः याद दिला सकता है कि विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिससे कि चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। और उसके बाद प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकता
आवश्यकताओं पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को अस्थायी बनाने में सहायता करते हैं। अब प्रत्यार्यवादी दृष्टिकोण का तर्क किया है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल्य होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। और प्रत्यार्यवादियों के अनुसार मूल्य परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने वाली एक सर्वोच्च साधन संपन्न कर इकाई के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे परिवारों में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यावहारिक रूप में मूल्य परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाली और सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। ये गिडेंस 2001 में है। और इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के अनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस तरह का विभाजन यह भी सुझाता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप में परिवार के मुखिया हैं। और नीचे दिए गया बॉक्स दर्शाता है कि अनिवार्य सत्य नहीं है। जैसे महिला प्रधान घर, तो जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंधन करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती है। ऐसे परिवारों को महिलाएं प्रधान घर कहा जाता है। और विधवापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है। और यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने परिवार को देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। और दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृति मानक है। उसके परिवार के स्वरूप में परिवर्तन देखें। भारत में एक मुख्य बहस मूल्य परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। और हमने पहले भी देखा कि समाजशास्त्र कैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और तथ्य यह है कि भारत में मूल्य परिवार वाले हैं से ही विशेषतः आभासग्रस्त जातियों एवं वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे। समाजशास्त्री एम शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारण था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से 50 से और 1981 से 85 के दौरान 32.5 से 55.4 वर्ष तथा महिलाओं की आयु में 33.7 से 55.7 वर्ष हो गई है। और इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों यानी जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं तो बुजुर्ग लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि ये वृद्ध किस तरह के घरों में रहते हैं। और मैं यह मानता हूं कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में ही रहते हैं। और यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है। और लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध अनुसंधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। और यह हमें सावधानी पूर्वक तुलनात्मक और अनुभविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मातृस्थानिक है और कुछ पितृस्थानिक है। मातृस्थानिक परिवार में नव दंपति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में नव दंपति पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। और उसके बाद पितृत्वात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं, जबकि मातृतंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद है पर मातृतंत्रीय समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। उसके बाद परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। इसके बारे में देखें तो हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन्न और अलग
अलग देख रहे हैं। फिर भी या आप स्वयं में देखेंगे कि परिवार गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज में से गहरे जुड़े होते हैं। और एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणाम का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। और आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावनाओं के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। और इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। और इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं। लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती। हालांकि इससे परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई है। परिवर्तन और निरंतर सहवर्ती होते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी होते हैं देखें तो इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी। और परिवारों में लड़कियों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। और जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्प आयु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। विवाह संस्था में देखें तो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। और यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की इन खोज का तरीका और अनेक विषमकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करना है। विवाह के रूप देखें तो विवाह के अनेक रूप हैं। और इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है उसको नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, जैसे एक विवाही है, दूसरा बहुविवाही। एक विवाही प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रहती है। और इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है वहाँ भी एक विवाह ही ज्यादा प्रचलित है। प्रायः कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसे विवाह को क्रमिक एक विवाह ही कहा जाता है। और अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति के हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी। और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा है। और बहुविवाह प्रथा एक के समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है। और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा यानी एक पति और दो या अधिक पत्नियां होती थी, अथवा बहुपति प्रथा यानी एक पत्नी और दो या दो से अधिक पति होते थे, इसके रूप में होता है। और प्रायः जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं वहां बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता। अत्यधिक निर्धनता की अवस्था भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती है। और विवाह निश्चित करना और नियम और निर्देश के बारे में देखें। कुछ समाजों में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है, या कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। जैसे अंतर्विवाह और बहुविवाह विवाह के नियम में देखें, कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं, इसके नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होती है। विवाह साथी को ये योग्यता या अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी संस्कृति समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य, उदाहरण के लिए जाति, जिसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह कर सकता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति और नस्ल, प्रजातियां या धार्मिक समूह होते हैं। भारत में विशेषतः उत्तरी भारत के कुछ भागों में गाँवों में बहिर्विवाह प्रचलित है। और गाँव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित
सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफी दूर हो और यह व्यवस्था लड़की के नातेदारियों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न जाएं और इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोक गीतों की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करती है। उसके बाद कुछ बुनियादी संकल्पनाओं विशेषतः परिवार नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना देखें। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चे पालन पोषण का दायित्व लेते हैं और नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधी यानी माता पिता भाई बहन या संतान आदि को जोड़ते हैं और विवाह को दो वयस्क यानी पुरुष या स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है या वे परस्पर नातेदारी बन जाते हैं, इस प्रकार वैवाहिक बंधन के व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ना होता है। विवाह के माध्यम से अभिभावक भाई या बहन तथा अन्य रक्त संबंधी जीवन साथी और वे इसके रिश्तेदार बन जाते हैं। जन्म के इस परिवार को जन्म का परिवार यह कहा जाता है यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है और जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे प्रजनन परिवार यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। और रक्त के माध्यम से बने नातेदारी को समरक्त नातेदारी और विवाह के माध्यम से बने नातेदारी को वैवाहिक नातेदारी कहा जाता है। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप में अंतर संबंधी है। देखें कार्य और आर्थिक जीवन में किसमें पहले कार्य क्या है। बच्चे और छोटे विद्यार्थी के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से वेतन रोजगार का द्योतक है। आधुनिक समय में यह कार्य का सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है और वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य वेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। और उसके बाद अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि नियमित रोजगार के क्षेत्र में से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार है और इससे कभी कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नगद भुगतान किया जाता है, लेकिन इससे वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे संवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है। और उसके बाद कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन में देखें तो पूर्वी आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं की देखभाल करते थे और औद्योगिक रूप में विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ था और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया और इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांशतः मशीनों द्वारा किए जाने लगा। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्यों में या अन्य ग्राम आधिकारिक व्यवसाय में लगी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है और अत्यधिक जटिल श्रम विभाजक है। कार्य असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं और पारंपरिक समाज में गैर कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ना होता था और हस्तकौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्यतः श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आधुनिक समाज में ये भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन दिखता है और औद्योगिकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले में
मशीन संचार ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया। अब पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गया और उद्योगों में नौकरी करने वाले लोगों को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और ऐसे कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था और प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करते थे, क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का सीमित विस्तार है और हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं, जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए उत्पादों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन और रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कार्य रूपांतरण में देखें तो औद्योगिक प्रक्रिया उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई है जिनका सभी समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती थी। साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियों का निर्माण था और आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों की निरंतर निगरानी करना था। और पिछले कई दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है, इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार संस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवश्यक हो गया है। नई व्यवस्था कैसे कार्य करती है और श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए बंगलोर में किए गए एक वस्त्र उद्योग के अध्ययन से एक भाग को पढ़िए। जैसे यहाँ उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग होता है और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक सक्रिय होते हैं और इस श्रृंखला में केवल 15 क्रियाएं ही निर्माण के हाथ में होती है। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्यों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा, चाहे यह विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इससे आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का हो। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि फुटकर विक्रेता का समर्थन प्राप्त करना ताकि उच्च वेतन संरचना और उसके प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए सरकार और स्थानीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके और इस प्रकार यहाँ पर विचार अंतर्राष्ट्रीय विचार पर मंच बनाने का है। उपयुक्त रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बेहतर उपभोक्ता के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया है। तो राजनीति में देखें तो राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है और सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह है शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरों के पास नहीं होगी। और दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती है बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अभिधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और यह परिवार में बड़ों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक कारखानों के मुख्य प्रबंधन द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल में अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरों को उसकी इच्छा का पालन करना होता है। और इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं का राजनीति का सरोकार शक्ति से है। और लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पनाओं के संदर्भ में प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है जो क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः
लोग उन्हीं की शक्ति को स्वीकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती है जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती है। राज्यविहीन समाज में देखें तो 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा दिए गए राज्यविहीन समाज के अनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र की व्यवस्था कैसे बनाए रखी जा सकती है। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक कृत्यों और समारोहों के मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं, फिर भी क्या राज्यविहीन समाजों की उपयुक्त वर्णित कुछ अनौपचारिक विशेषताओं राज्य के समाजों में भी विद्यमान नहीं है। राज्य की संकल्पना देखें। राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र यानी नागरिक सेवा कार्मिकों के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। सरकार की सत्ता एक वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रक्रियावादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिबंधन के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है और ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है और आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जा सकता। उन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिससे राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलन के दो मुख्य उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल है। नागरिक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनने की, अनुभाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने के अधिकार तथा कानून के समक्ष सामान्य न्याय का अधिकार शामिल है। और राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारें सर्वव्यापी मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती है। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं की अपितु पुरुषों की बड़ी जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार है। इसका सरकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्पना और सुरक्षा प्रदान होने के विशेष अधिकार है और इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का अधिकार। सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया जो कि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से स्थापित किए गए थे और पूर्वी समाजवादी देशों के राज्यों को इस क्षेत्र में काफी अच्छी व्यवस्था थी और अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं थी। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है और इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश से भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है और संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूह जैसे अपने परिवार, गोत्र या धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। और तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ है और समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्रियों की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकार तंत्र के अध्ययन में ही नहीं अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन में भी है और इसकी रुचि प्रजाति, भाषा और धर्म आधारित दलों, वर्ग, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति वितरण में रही है और इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघर्ष जैसे राज्य विधानमंडलों, नगर परिषद
परिषदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं अपितु अन्य संघर्षों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। और समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है और इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महिला या पर्यावरण आंदोलन से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। उसके बाद धर्म के बारे में देखें तो धर्म काफी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंतनों से अलग है और धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वर मीमांसीय अध्ययन के कई तरीके से अलग है। और पहला, यह धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में अनुभाविक अध्ययन करता है। और दूसरा, यह कि तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा, यह समाज के संस्कृतियों के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। अनुभाविक पद्धति का अर्थ है कि समाजशास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे से समान स्तर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध करने के ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है। हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेषताएं होती है। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं और अनुष्ठान या समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुच्चय। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या ऐसा भोजन नहीं करना जो उपयोगी नहीं हो, और कुछ दिनों का उपवास रखना होता है और किसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल होते हैं। चूंकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबंध होते हैं, अतः इसे प्रायः सामान्य जीवन की आदतों और क्रियाविधियों से एकदम भिन्न रूप से देखा जाता है। दैवीय सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतः कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं और सामान्यतः ये नियमित समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों से आयोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। अब इस बात पर विचार करके कि विभिन्न धर्मों के सदस्य पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने से के पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते हैं, जूते उतारते हैं या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं आदि। इन सब में जो बात समान है वह है श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना है। एमिल दुर्खाइम का अनुसार, ये समाजशास्त्री हैं, तो इनके अनुसार अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीजों के से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद जैसे में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी। क्यों? लेकिन जिन व्यक्तियों और चीजों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए चलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। और धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ बहुत निकट का संबंध रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे कि विभिन्न जाति विरोध आंदोलन या लिंग निर्धारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति के निजी आस्था का मामला नहीं है, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है और धर्म का यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा कि
समाजशास्त्र शक्तियों के कैसे व्यापक संदर्भ में देखता है। अतः राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्रीय हित में है। उसके बाद शास्त्रीय समाज शास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म के दृढ़ भूमिकाओं की भी जानकारी देती है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि ऐसा नहीं है? मैक्स वेबर, इनका जन्म 1864 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1920 में हुई थी। तो मैक्स वेबर के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद यानी प्रोटेस्टेड ईसाई धर्म की एक शाखा है। तो कैल्विनवाद ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई है। इसका प्राय है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य उनके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया है। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना को भी विश्वास करते हैं, जिनका अर्थ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा यह पहले से ही निश्चित था, क्योंकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किससे स्वर्ग मिलेगा या किससे नर्क मिलेगा। लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत दिखने लगे और इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि वह उसे व्यवसाय में दृढ़ और सफलता हो तो उसे भगवान की प्रशंसा का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन संसारिक उपभोग में लगने के लिए नहीं था, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मितव्ययिता में रहने का था। और इसका अर्थ यह था कि निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है और जिसमें पूंजी का निवेश से अधिक वस्तु बनाने के लिए किया जाता था, जिससे अधिक लाभ होता है और जिससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती थी। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करते हैं। वेबर यह प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियां हमेशा और अनिवार्यता धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियां और लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी कभी निर्धारित भी करते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाएं की है और अधिक समाजशास्त्रीय रूप में यह पूछना महत्वपूर्ण है कि मानव जनसंख्या के कितने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है और धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग है और अन्य भागों से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतर संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाजों में सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से को भूमिका निभाना है और धार्मिक प्रतीक एक अनुष्ठान अक्सर समाज को भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं। और समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है और यह जानने के लिए नीचे बॉक्स में जिसे दिया गया है यहाँ सारांश पे कि अनेक बाहरी आचार्य कहते हैं कि अनेक बाहरी तत्वों ने धार्मिक विशेषज्ञों के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नासिक में नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद पुरोहितों का जीवन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गया। अब बेटे और बेटियों को विद्यालय भेजा जाता था और पारंपरिक कार्य से भिन्न कार्यों के प्रति शिक्षित किया जा रहा है। और अन्य तीर्थ स्थानों की अन्य नासिक में भी धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अन्य अतिरिक्त केंद्र उत्पन्न हो गए और किसी तीर्थयात्रियों के लिए ताम्र पात्र में गोदावरी का पवित्र जल घर से ले जाना सामान्य कार्य थी और ताम्रकारों ने ये पात्र प्रदान किए। तीर्थयात्रियों भी इन पात्रों को खरीदते थे जिन्हें घर ले जा सके और रिश्तेदारी और मित्रों में उपहार के रूप में बांटते थे। काफी समय तक नासिक को पीतल, ताम्र और चांदी के दक्ष दस्तकारों के लिए जाना जाता था। चूंकि उनके पात्रों की मांग अनियमित और अनिश्चित होती थी, अतः घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। अनेक दस्तकार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों और व्यापारों में चले गए थे।
उसके बाद शिक्षा के बारे में देखें। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यार्थी शिक्षा तक ही चर्चा करेंगे और इसमें हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है और हम यहाँ भी यह तक भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्यक सामाजिक दक्षताओं प्राप्त करने का साधन हो सकती है और इन सभी मामलों में सामान्य बात यह है कि शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना समाजशास्त्र का आवश्यकता को समूह की विरासत के प्रेषण या संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है। साधारण समाजों को असाधारण समाजों और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलाप में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे और जटिल समाजों में हमने देखा कि श्रम या आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है और घर से कार्यों का विभाजन भी हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाएं राष्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चय को भी उत्पत्ति हो रही है और ऐसी परिस्थिति में आप औपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक औपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकते थे और जैसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और निश्चित होना आवश्यक है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करती है। यही चीज इसे सरल समाज से अलग रखती है और जो परिवार नातेदारी जनजाति जाति या धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाजों में विद्यालयों की रचना एक रूपता मानवीकृत प्रेरणा और सार्वभौम मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है और इससे करने के अनेक तरीके। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर लें और क्या आप मानकीकरण को बढ़ावा देने वाली अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। एमिल दुर्खाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार कुछ विचारों मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता है जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हो। और शिक्षा बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उससे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार प्रक्रियावादी समाजवादी सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रक्रियावादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखती है और उसका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति और संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया विधि है और इससे एक व्यक्ति को दुख को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए चयन का साधन भी है जो व्यक्तियों को अपने क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं का स्तरीकरण की प्रक्रियात्मक समझ पर चर्चा का पुनः स्मरण करें और जो हमने किया था समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। और दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। चूंकि हम किसी एक प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के विशेषताओं और अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होती है। और उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालय शिक्षा संप्रभात और सामान्य के बीच विद्यालय भेद को और अधिक गहरा करती है। विशेषकर प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। और तथापि ऐसे और उनके बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन है
और इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे होंगे, और यदि आप सफल हैं, यदि आप फसल के समय विद्यालय जाएं तो आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उसके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है, और इन समुदाय की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती है क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य करती है। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। उपयुक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों को अतिक्रमण करते हैं। स्मरण करें कि हमने कैसे अध्याय 1 के पुस्तक को प्रारंभ किया था, और किसी बच्चों को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर उनके सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की अपनी समझ पर इस क्रिया का विशेष सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता ही करेंगी। कुछ शब्दावली देखें जिससे नागरिक क्या है। तो एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य जिसके सदस्य के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। श्रम विभाजन क्या है? तो कार्य का विशिष्टीकरण जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक उत्पादन प्रणाली में लगाया जाता है। और सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक के स्वरूप होते हैं, और तथापि औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया है। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। उसके बाद लिंग, प्रत्येक लिंग के सदस्यों के व्यवहार के बारे में उपयुक्त समझी जाने वाली सामाजिक अपेक्षाएं लिंग को समाज के मूल्य संगठनात्मक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। उसके बाद अनुभविक जांच क्या है? तो समाजशास्त्रीय अध्ययन की किसी निश्चित क्षेत्र में की गई तथ्यात्मक जांच है। उसके बाद विवाह क्या है? तो जब विवाह किसी विशेष जाति, वर्ग या जनजाति समूह में ही किया जाता है। अब बहिर्विवाह क्या है? तो जब विवाह कुछ संबंधित समूहों से बाहर किया जाता है। उसके बाद विचारधारा क्या है? तो ऐसे साझे विचार या अस्थायी जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्यायोचित सिद्ध करती है। और विचारधारा ऐसे सभी समाजों में पाई जाती है जिनमें समूहों के बीच व्यवस्थित और गहरे तक बैठी असमानताएं पाई जाती है। विचारधारा की संकल्पना शक्ति की संकल्पना से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूहों में पाई जाने वाली शक्ति के अंदर को वैध ठहराती है। वैधता क्या है? तो किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के न्यायपूर्ण और वैधानिक होने का आस्था है। एक विवाह क्या है? तो जिस विवाह में केवल एक पत्नी और एक पति हो उसे एक विवाह कहते हैं। बहुविवाह क्या है? तो जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नी और महिला के एक से अधिक पति होते हैं उसे बहुविवाह है। बहुपत्नी प्रथा क्या है? तो जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति होते हैं। बहुपत्नी प्रथा क्या है? जिस विवाह में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती है। सेवा उद्योग क्या है? तो निर्मित वस्तु की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित उद्योग जैसे पर्यटन उद्योग सेवा उद्योग है। और राज्य समाज क्या है? ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र हो वो राज्य समाज है। राज्य विहीन समाज क्या है? तो ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। उसके बाद सामाजिक गतिशीलता क्या है? तो एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय से में जानना है। और प्रभुसत्ता क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवाद राजनीतिक शासन है।